हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? जी सर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम है और जबरदस्त तरीके से हम पढ़ रहे हैं। हम तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस बार हम रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन के रहेंगे। नहीं तो चलिए आपकी रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो तैयारी है और मजबूत करते हैं। ऑलरेडी हमारा एमसीक्यू सीरीज का दिन है, तो आज हम करेंगे एमसीक्यू सीरीज जो प्योर ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी से है। ठीक है, जैसे लेक्चर नंबर अगर आपने नहीं देखा है तो जाके लेक्चर नंबर देख लीजिएगा। 1 2 3 आप लेक्चर देखिएगा, आपको ये सारा उसमें मिल जाएगा, है ना। अगर आप उसको इसको देखिए, अगर मतलब मान लेते हैं ये करा रहा हूं और आपको थोड़ा बहुत, वैसे तो मैं सारा क्लियर करूंगा, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा तो आप वो लेक्चर देखिएगा। उसमें उस लेक्चर को देखने के बाद इसका एक भी डाउट नहीं रहेगा, इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ। लेक्चर 33 लेक्चर करा दिया है मैंने। कितने कराया? 33। ठीक है, तो आपको लेक्चर 1 2 3 देखना है, उससे ये पीडीएफ आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए आज की क्लास को करते हैं शुरुआत और चलते हैं अपने क्लास में। आइए जी, देखिए तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, इस पीडीएफ को बहुत सारे लोग पूछते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, फोन अभी भी आ रहा है। तो भैया मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला भैया बाई NWB। इसमें भी 171 या 72 लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं इस बात का, और पीडीएफ फ्री का सेवा उठा रहे हैं, है ना। फ्री में सारा पीडीएफ मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके साथ साथ आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, चाहे मतलब क्या है ना, लाइक इतना सारा मेहनत कर रहा हूं तो ये तो बनता ही है, आप सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन निकाल और बटन दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स आएंगी ना आपका, चाहे किसी भी स्टेट का होगा, वो मैं यहाँ आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लस और ये है आपका आपका व्हाट्सएप का नंबर, आपको कोई परेशानी हो रही है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन मैं छोटा सा दे देता हूं कि 199 रुपया में मैंने एग्जाम तक के लिए रोज सुबह 7 बजे पेड एमसीक्यू सीरीज लॉन्च किया है। अभी तक आज 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 दूसरा क्लास था एमसीक्यू का। अभी जितने दिन बचे हैं 18 दिन, ये 18 दिन ये तो एमसीक्यूज में फ्री में दे रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, रोज 50 एमसीक्यूज की सीरीज लेता हूं तो 50 से 60, तो अगर और प्रैक्टिस करनी है तो 199 रुपया लगेगा। आज आप कॉल करिएगा शाम तक में, अगले दिन सुबह से आपको 7 बजे से क्लास मिल जाएगी, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारा इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्लास की ओर, आइएगा जी। एमसीक्यू ऑन मैनेजमेंट, आइए तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, है ना। खेलते हैं ओबीसी। कह रहा है दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू द प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। क्या बोल रहा है कि कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का ये कहता है कि सही व्यक्ति को सही नौकरी करने से संबंधित है। क्या बोलता है कि प्रबंधन का यह कार्य व्यक्ति को सही नौकरी पर रखने से संबंधित है। तो भैया कोई भी व्यक्ति, अब फॉर एग्जांपल बताना, मान लो मैं क्या हूँ, इंसान हूँ जी, तो मैं क्या कहलाता हूँ, मुझे ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। मैनेजमेंट में क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स का कोई भी काम, चाहे वो उसका सिलेक्शन हो, आपका प्लेसमेंट हो, रिक्रूटमेंट हो, वो सारा काम स्टाफिंग के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? स्टाफिंग के अंतर्गत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टाफिंग, क्योंकि वहीं पे किसी भी इंसान को सही नौकरी पर रखने से जो मैनेजमेंट का कार्य है वो इसी से संबंधित है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा होता है ना, उसमें से ये स्टाफिंग का आंसर हो जाएगा। बाकी बाकी इसका आंसर नहीं होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, आइएगा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है which of the following statement is not true for the lower level of management। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं यहाँ। नॉट ट्रू बोला है मतलब सही नहीं है, इसका मतलब गलत है। तो कौन सा ऐसा चीज है जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए गलत है? कह रहा आइए एक एक करके पढ़ते। कह रहा है एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं कि 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल का काम होता है सारा रूल्स रेगुलेशन बनाना, ठीक है, और बिजनेस वो सारे इन्वायरमेंट्स की चीजों को देखना। मिडिल लेवल का काम होता है उसको जो टॉप लेवल का चीज दिया गया है उसको इंप्लीकेशंस मिलाना। और लोअर लेवल का काम होता है जो मिडिल लेवल से उसको ऑर्डर मिला है वो ऑर्डर्स को नीचे जो है उसको काम करवाना, मतलब उसको इंप्लीमेंटेड करवाना, है ना, वर्कर्स के थ्रू में। ये सबसे लोअर लेवल का काम है। आइए पहला सर क्या बोल रहा है, एनालाइज करना बिजनेस एनवायरनमेंट को और उसके इंप्लीकेशंस को देखना सर्वाइव के लिए। मतलब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर कोई एनालाइज करता है ना तो उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस।
और इसके लिए दो तरीके की मेथड लगाई जाती है। एक को बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। जो आप स्ट्रेंथ और वीकनेस लगाते हैं वो एक्सटर्नल ये क्या बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देखते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए। पेस्टल, दूसरा पेस्टल होता है जो होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये तो ये क्या होता है, बड़े जो टॉप क्लास के लोग होते हैं ना, यानी टॉप मैनेजमेंट के लोग, वो क्या करते हैं, इस तरह के इन्वायरमेंट को चेक करते हैं कि क्या जब हम कोई शुरू करने जा रहे हैं तो क्या वो काम जो है सही तरीके से होगा कि नहीं, इस जगह पे हम काम करेंगे तो कोई पॉलिटिकली दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई समाज की वजह से लोगों को हैम्पर तो नहीं होगा। तो ये काम टॉप लेवल की मैनेजमेंट का है। और क्या पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं है, यही ना हो गया कि लोअर लेवल का काम नहीं होगा, जब ये काम क्या है, ये काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, तो ये इसके लिए क्या हो गया, सही आंसर। नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है, यानी कि गलत है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए ये काम गलत है, ये किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। आइए उसके बाद कह रहा है दूसरा, द इंश्योर द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। क्वालिटी ऑफ आउटपुट देखना, काम करोगे तुम तो क्वालिटी आउटपुट कौन देखेगा, लोअर मैनेजमेंट, जैसे वर्कर्स काम कर रहे हैं, अब उसके ऊपर वाला मैनेजर ना बताएगा कि भैया देखो तुम्हारा काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है ना, तो उसका दे स्ट्राइव टू रिड्यूस द वेस्टेज। हाँ ये देखो सबसे लोअर लेवल वाला जो मैनेजर होता है उनका काम ये भी देखना होता है कि क्या वेस्टेज ऑफ जो रिसोर्सेज है वो कितना आपका हो रहा है, कम से कम वेस्टेज करेंगे ताकि हमारा कॉस्ट कम पड़ेगा। उसके बाद दे इंश्योर द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वो इंश्योर करते हैं कि सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किया जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, तो ये किसके लिए, सब लोअर लेवल के लिए है, बाकी ये जो है वो किसके लिए होगा सर, अपर लेवल यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट नहीं है फंक्शन का, मैनेजमेंट का फंक्शन, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव मतलब सर्वव्यापी है, मतलब कि सब लेवल पे होता है, टॉप लेवल भी, मिडिल लेवल भी, और आपका शॉर्ट मतलब क्या बोलते हैं इसको, लोअर लेवल भी, है ना, तीनों लेवल पे होता है, तो ये तो सही है, यानी कि इसके लिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नॉट अ फंक्शन, कोई कौन सा फंक्शन नहीं है, लेकिन ये तो फंक्शन है, तो ये गलत। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ये भी है, प्रबंधन बहुआयामी, ये भी सही है, तो फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो ये भी गलत। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड वार्निंग्स, अभी मैंने बताया था, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी कहां हम लोग देखते हैं सर, बिजनेस एनवायरनमेंट में देखते हैं, तो ये फंक्शंस का काम नहीं है, ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट का काम है कि भाई वो थ्रेट और वार्निंग को देखना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा सही, कि भैया खतरों और चेतावनियों की पहचान करना मैनेजमेंट का काम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए ये डिवीजन ऑफ वर्क किसका प्रिंसिपल है सर, टेलर है क्या, फेयोल के 14 प्रिंसिपल, एक मिनट ये बताओगे, टेलर के हैं, फेयोल के हैं सर, फेयोल के सिद्धांत है, नहीं फेयोल के सिद्धांत में 14 प्रिंसिपल में कहा गया है कि भैया जो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होगा कि काम को अगर हम बांट देंगे तो लोगों में स्पेशलाइजेशन आएगी, मतलब कि अगर एक शर्ट बनाना है तो शर्ट का कटाई कोई और करे, बटन कोई और लगाए, उसमें सिलाई कोई और करे, उसको पैक करके कोई और रखे, तो सोचो हर वो बंदा उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपर्टीज बन जाएगा उस फील्ड में, जिसको बटन लगाने के बोला गया है वो बटन लगाने में पूरा ताबड़तोड़ स्पीड काम कर रहा है। तो यही पर्पस था किसका, फेयोल का, उन्होंने कहा डिवीजन ऑफ वर्क कर दीजिएगा तो उससे स्पेशलाइजेशन आएगी, और स्पेशलाइजेशन आएगा तो काम बढ़िया होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा वर्क शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द लेबर्स टू गेट स्पेशलाइजेशन पाने के लिए, मतलब विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए कार्य को श्रमिकों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए, तो आंसर इज बी। बाकी देख लो, कार्य को छोटे छोटे कार्यों में बांट देना चाहिए, ये तो है, लेकिन इसका पर्पस पूरा जो है बी डिफाइन कर रहा है। संसाधन को नौकरियों के बीच विभाजित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, यह विशेषज्ञता की ओर ले जाता है। देखो ले तो जाता है, तो यानी कि अगर आंसर रहता ना ए और डी तो हो सकता था, लेकिन अगर डायरेक्टली दिया हुआ है बी तो भैया आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, किसके द्वारा भैया, टेलर के द्वारा। तो देखिए टेलर ने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब कहा है, ठीक है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात करी है, जिसमें दो तरीके की बात बोला, प्लानिंग वाला लोग अलग काम करेंगे और जो वर्किंग का काम है वो अलग काम करेंगे, 8 लोग सिर्फ एक लोग को गाइडेंस करेंगे, इसीलिए ताकि वो बेस्ट आउटपुट दे पाए, तो मतलब मैक्सिमम आउटपुट दे पाए, नॉट ना कि रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। ये किसने कहा था, ये टेलर भाई साहब ने कहा है।
हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड्स, ये जो है ना यही इसका आंसर होगा, प्रिंसिपल यही इसका नहीं होगा, बाकी तीनों जो है टेलर का प्रिंसिपल है और यहाँ पूछा है कि प्रिंसिपल नहीं है, तो हार्मोनी ही है, नॉट डिस्कॉर्ड ही है जो इसका प्रिंसिपल नहीं है। ये सौहार्द की बात जो है अल्टन मायो ने करी है, ह्यूमनिज्म की बात करी है, नहीं हॉथर ने एक्सपेरिमेंट की बात करी है। चलिए तो ये हो गया डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कह रहा है मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क which technique of scientific management is defined in this study। तो भैया वन बेस्ट वे, एक ही काम करने का बेस्ट तरीका, तो ये किसने कहा था, ये टेलर चाचा ने कहा है, FW टेलर ने कहा है कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी की बात उन्होंने करी है। और जो वन बेस्ट वे होगा मतलब मेथड आपका एक ही होना चाहिए, अगर आप एक मेथड रखेंगे तो आपका एक तरीका निकलते जाएगा और वही काम क्या है, बेस्ट तरीका है, ये टेलर चाचा ने कहा है। और इसके हिसाब से क्या होगा, ये होगा, डी होगा आंसर, विधि का अध्ययन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, डैश इज अ टेक्निक इन विच ईच वर्कर इज सुपरवाइज्ड बाय 8 सुपरवाइजर्स। देखो 8 सुपरवाइजर्स द्वारा हर एक वर्कर सुपरवाइज किया जाना, इसको बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। और यही बात किसने करी है, ये बात करी है आपके टेलर चाचा ने, नहीं फंक्शनल फोरमैनशिप की बात, मतलब इसको बोलते हैं कार्यात्मक फोरमैनशिप, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट, क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। देखो भाई साहब, ये जो स्टेटमेंट कहा गया है ना, ये स्टेटमेंट किसने कहा है, ये स्टेटमेंट फेयोल ने कहा है। और फेयोल ने ये स्टेटमेंट किसके लिए, क्या इक्विटी के लिए कहा है, नहीं डिसिप्लिन के लिए कहा है, नहीं ये कहा है ऑर्डर के लिए। और यहाँ ऑर्डर का मतलब आदेश देना नहीं है, यहाँ ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस होना, मतलब उन्होंने कहा कि हर चीज अगर सिस्टम से होगी ना तो काम बढ़िया से होगा, सीक्वेंस में होगी, ठीक है, एक छत के नीचे सब कुछ होगा तो सारा काम बढ़िया से होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर प्रिंसिपल के तहत जो है फेयोल चाचा ने ये बातें कही है, तो आंसर हो जाएगा ऑर्डर या सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। अरे भाई ह्यूमन रिलेशन स्कूल के अल्टन मायो है, ये तो आपको बिल्कुल पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है which of the following statement are true in case of delegation of authority। यहां मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। which of the following statement are true in case of delegation of authority। authority का delegation का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास पावर है, मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई साहब तुम पढ़ो इसको, ठीक है, अब आप गए पढ़ लिए, समझ लिए, बोले सर पढ़ लिए हम, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने वो काम किया, मेरा काम था, मेरे पास पावर था तुम्हें बोलने के लिए, तुम्हें डांटने के लिए, तुम पढ़ ली, ठीक है। जैसे कोई आईएएस बन गया, उसका पावर है, वो अपना काम किसी और को दे सकता है, अब वो जिसको काम देगा उसको डिलीगेट कर दिया, इसको बोलते हैं डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो मेरे पास पावर है हम उसको किसी और को दे रहे हैं कि हम तुमको अपना पावर दे रहे हैं, तुम इस काम को कर लो। जैसे एग्जांपल है नायक मूवी, एक दिन के लिए सीएम बनने के लिए कहा गया था, याद है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट में कौन सा सही है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए, तो क्या कह रहा है इसमें, देखो फाइंड आउट करो, ट्रू पूछा है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाते हो तो दो चीज ध्यान दो कि जो पूछा है हम उसके विपरीत एक चीज खोज लेंगे ना, एक भी कोई स्टेटमेंट, तो काम बन जाएगा। जैसे अगर बोला कौन सा ट्रू है, हम एक गलत ढूंढ, चलो गलत ढूंढते हैं, कह रहा है इट्स स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग। भाई डिसीजन मेकिंग स्लो रहेगा तो पावर का काम हो पाएगा, नहीं सर ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट इसके लिए नहीं है, ट्रू नहीं है। तो जब गलत हो गया तो इसका मतलब जिसमें जिसमें ए होगा, जिस जिस ऑप्शन में, वो गलत हो गया। सर ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि ए सब में है, ए गलत है तो ये भी गलत है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन में बी सी ई है और बी सी डी ई है। देखो बी सी तो कॉमन हो गया कि नहीं जी। पढ़ना कौन सा है, डी, सिर्फ डी पढ़ो। इट हेल्प्स क्रिएट एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नहीं सर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वैसी ऑर्गेनाइजेशन जो बियॉन्ड दी फॉर्मल चीजें हैं। मतलब जैसे घर में मतलब नौकरी पे जब तुम काम करने जाते हो, उसके बाद जब तुम काम करते हो ना, उसके बाद किसी से रिलेशन बनाते हो, अरे हुआ ना यार, एक ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या ऑफिस के टाइम जाएंगे तो ऑफिस वाली बात करेंगे, लेकिन ऑफिस के बाद जब काम करेंगे तो कौन सी बात करेंगे, फालतू बकवास वाली, घूमने इधर वाली, और दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाली बात यहाँ कभी नहीं हो सकती, क्योंकि डेलीगेशन वही कर सकता है जिसके पास पावर है। अब हम ऐसा अपने आप तो नहीं मान लेंगे ना कि हम आईएएस हैं, हम क्या करेंगे, हम डेलीगेट करेंगे। बात समझ रहे हो? तो इसलिए नहीं होगा। तो ये भी देखो, अब डी भी खत्म, तो ये डी भी खत्म। अब डी भी खत्म तो आंसर खुद निकल के बोल रहा है ना क्या? अब तुम सी पढ़ लो। बेटर डिसीजंस के लिए है, बिल्कुल। मैनेजर और हैवी वर्कलोड को कम करने के लिए होता है। ऑब्वियस सी बात है ना कि हम क्यों डेलीगेट करेंगे, पावर तुमको क्यों देंगे। एक सिंपल सा बात समझ लो मेरे से, मान लो मेरे से कोई काम नहीं हो रहा, बहुत सारा टेंशन है, तुम लोग को पढ़ाना भी है, पीडीएफ बनाना भी है, ये भी है, वो भी है, तो भैया हम बोल सकते हैं ना कि भाई नोट्स जो है, एक मेरा कोई बंदा रहो, टीम में कोई बंदा को रखते हैं और बोलते हैं सुनो बाबू, हम तुमको पूरा नोट्स बनाने के लिए नोट्स बना दो, तो डेलीगेट कर दिए। तो उसको बोल रहा है कि मैनेजर अपना वर्कलोड को कम करने के लिए ये पावर ट्रांसफर करता है। इट हेल्प्स द ट्रेन सबऑर्डिनेट, और अगर मेरे नीचे टीम काम करने वाले हैं तो उसको ट्रेनिंग के लिए भी हेल्प करेगा जी। तो ये तीनों काम इसका है। आंसर क्या हो जाएगा, बी सी और। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अरेंज द टाइम स्पेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये बात बड़ा सिंपल है, देखोगे बन जाएगा। कैसे बोल रहा है कि अरेंज करिए, सबसे नीचे कौन आदमी होगा और सबसे ऊपर कौन आदमी होगा। तो भाई साहब इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, मतलब छोटा से बड़ा बोला है। तो बताओ एक कंपनी में सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़े होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डी। देखो सबसे लास्ट में कौन, किस में डी है, यही आंसर निकल के आ गया, कुछ पढ़ने का जरूरत भी नहीं था। अब बोलेंगे कुछ लोगों को लगेगा सर प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है, नहीं बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो सबसे बड़े प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उससे पहले छोटा हो जाएगा, उससे छोटा कौन हो जाएगा, प्रेसिडेंट, और उसके बाद सबसे छोटा कौन, फॉरमैन, उसके बाद कौन, वर्क्स मैनेजर, उसके बाद कौन, जनरल मैनेजर, तब प्रेसिडेंट, और सबसे बड़े हो जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यही होगा इसका ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस को बनाना होता है, बात समझ में आया जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या बोल रहा है देखते हैं, आइए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेलीगेशन इन करंट सिक्योरिटी। भाई साहब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैंने बताया ना, डेलीगेशन मतलब पावर को अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, ताकि मेरा काम थोड़ा इजी हो जाए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन कौन स्टेजेस हम आगे जा सकते हैं। आई तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम पावर तब डिलीगेट करेंगे जब हमको पता होगा कि कौन सा काम का पावर हमको डिलीगेट करना है। दैट इज कॉल्ड, सबसे पहले हम असाइनमेंट को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, डिफाइन असाइनमेंट, और डिलीगेट करेंगे अथॉरिटी इन द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड, जो हमने रिजल्ट्स का एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, सबसे पहले ये काम हो गया। उसके बाद हम जब हमको पता चल गया कि भाई हमको ये काम है, इसको डिलीगेट करना है, तो हम अच्छा इंसान ढूंढेंगे कि भैया वो काम करने लायक कौन सा इंसान है। सेलेक्ट द पर्सन इन द लाइट ऑफ जॉब टू बी डन, कि भैया कौन वो इंसान होगा जो मेरा काम को कर देगा। हम पावर उसको देंगे तो वो काम कर देगा। ठीक है, तो आ गया डी और बी। डी बी किसमें, देखिए डी बी इसमें, आगे भी पढ़िए। उसके बाद क्या है, ई। ई देखिए क्या बोल रहा है, मेंटेन ओपन लाइन कम्युनिकेशन। उसके बाद हम उससे बातचीत करेंगे, हमको पता चल गया कि भैया वो इंसान जो है वो अच्छा इंसान है, वो काम करता है, कभी टाइम से पीछे नहीं हटता है। फिर हम उसको जाके बोलेंगे, बोले बाबू ये वो काम है, सुनो ना, कर दोगे। ठीक है, बोला हाँ ठीक है। तो ओपन लाइन कम्युनिकेशन मतलब बातचीत किए। उसके बाद ए प्रॉपर कंट्रोल, उसके बाद नजर भी रखेंगे क्या वो काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और फाइनली अगर वो काम कर लेगा तो रिवॉर्ड देंगे, इफेक्टिव डेलीगेट। बात समझ में आ गया जी सर। तो डी बी ई ए ऐसे देखते हैं, ऐसे समझते हैं चीजों को। आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे, क्या कह रहा है, कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या फीचर्स है उसके बारे में दिया है। देखिए फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल होता है सर, जब जहां जिसको जिस तरह से चाहे यूज कर सकते हैं हम। ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है कि एक ही तरह से फॉलो करना है, बिल्कुल है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं, फॉरेन में नहीं कर पाएंगे। भैया फयोल चाचा लोग जो हैं वो फॉरेन के ही हैं, हम लोग हर जगह अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, ये बात भी 100% सही है कि कोई एक सिचुएशन में जो चीज सही हो सकता है किसी और के लिए कुछ गलत हो सकता है। हमको मीठा खाना, डायबिटीज होगा और हमको मीठा खाने से प्रॉब्लम है, लेकिन वही मीठा किसी के लिए क्या इजी हो सकता है ना, किसी का किसी कोई भला कर सकता है मीठा खाना। ठीक है, तो जो चीज किसी के लिए सही है मेरे लिए गलत हो सकता है, जो चीज मेरे लिए सही है वो किसी के लिए गलत हो सकता है। तो इसीलिए कहा प्रिंसिपल्स क्या रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। बेस्ड ऑन सिचुएशन है, वही चीज बात बोल रहे हैं कि किसी कोई एक सिचुएशन मेरे लिए अच्छा हो सकता है तो किसी और के लिए बुरा हो सकता है। ये चारों का चारों क्या है, प्रिंसिपल्स के ये हैं। तो आने आंसर हो जाएगा ए बी सी और डी। चलिए अब आइए, द पॉपुलर स्टेटमेंट इफ all you have a hammer everything look like a nail given by। भाई साहब
यह स्टेटमेंट पीजीटी के कॉमर्स के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान से याद रखना। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी कहा है, इन्होंने बोला भैया अगर आपके हाथ में हथौड़ा रहेगा ना तो आपको किल मिल ही जाएगा, सॉरी हाँ किल आपके हाथ में रहेगा, यदि आपके पास केवल एक हथौड़ा है तो सब कुछ एक किल जैसा दिखेगा, ऐसा इसका स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, क्या कह रहा है, कह रहा है मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट ए क्रिएचर ऑफ द इकोनॉमी, इट क्रिएटर एज वेल। बिल्कुल सही बात बोला इसने, गलत बोला बताओ, बिल्कुल नहीं बोला। दो स्टेटमेंट है, दोनों का आपको सही ढूंढना है कि गलत है या सही है, ठीक है। उसके बाद ही हु कैन मैनेज एनीथिंग, जो उसको मैनेज कर लेगा वो सब चीज मैनेज कर लेगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आंसर डी है, ठीक है जी। हिंदी एक बार देख लेना यार तुम लोग, मैं कोशिश कर रहा हूं अपने एक्सप्लेन करने का, हिंदी लिखा हुआ है नोट्स में, इसको देख लेना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू हेनरी फेयोल आर करेक्ट। हेनरी फेयोल के सिद्धांत के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना, तो भैया गलत ढूंढ लेते हैं। स्टेटमेंट में कह रहा है ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी आर रिलेटेड टू द फॉर्मर अराइजेस फ्रॉम लेटर, है नहीं, ऑथोरिटी और रिस्पांसिबिलिटी दोनों नहीं, ऑथोरिटी को आप दे सकते हो, ठीक है ना, किसी को, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी किसी को अराइज नहीं कर सकते हो, रिस्पांसिबिलिटी बाद में नहीं आ सकती। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है एस्पिरिट डी कॉर्प्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। बिल्कुल सही, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है सिर्फ एक आदमी को कमांड दे सकता है, मतलब एक आदमी से एक आदमी कमांड मिल सकता है। स्पिरिट डी कॉर्प्स बात करती है टीम स्पिरिट का, कि टीम लेवल पे काम होगा, ये दूसरा बिल्कुल सही है। चलो एक गलत है दूसरा सही है, अब आप देखो सही करते हैं। एक गलत है यानी कि पूछा क्या, पहले देखो तो करेक्ट, एक गलत है तो ये स्टेटमेंट गया, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, गया। अब दूसरा सही है तो दूसरा दोनों में है, उसका देखो 3 या 4 कौन सा सही होगा समझ में आ जाएगा। कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड मींस ओनली वन कमांड एट वन टाइम, नहीं बिल्कुल नहीं, वन कमांड एट वन टाइम नहीं बोला, ये बोला वन कमांड एट वन पर्सन, ठीक है, तो ये गलत है, यानी तीसरा गलत हो गया, ये देखो ये तीसरा गलत, तो आंसर क्या निकल गया 2 और 4, चौथा पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियली अ वायलेशन ऑफ, भैया यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन है ये, किसका है, यूनिटी ऑफ कमांड का। क्यों, क्योंकि भैया यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक इंसान को एक ही आदमी ऑर्डर दे सकता है, उसका आदेश का पालन कर सकता है, लेकिन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन दो ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनती है, एक प्रोजेक्ट और एक फंक्शनल में तो बहुत सारे लोग होते हैं जो फंक्शंस के बेस पर काम करते हैं, प्रोजेक्ट वाला जो होता है टाइम के बेस पर काम किया जाता है, मतलब जैसे ओवरब्रिज बन रहा है तो उसका एक प्रोजेक्ट है 2-4-5 साल का, उसके बाद खत्म। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ ये क्या है रोड वाला है नितिन गडकरी, वो तो सालों भर काम करता है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे ना, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड का है कि नहीं, तो दोनों का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एमबीओ इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग द वर्क। बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों इफेक्टिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग काम को करने के लिए है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स 110%, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट करते हैं ऑब्जेक्टिव को सेट करने में, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। चलिए कह रहा है इन एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम यूजुअली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। अब देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ का बोला कैसे कैसे मैनेजमेंट को मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसाइड करते हैं, नाम ही है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बेस पर मैनेजमेंट डिसाइड करती है। कौन दिए हैं एमबीओ को, पीटर एफ ड्रकर, याद रखिएगा पीटर एफ ड्रकर ने इसका इनिशिएट किया है। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम स्टैब्लिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, क्योंकि यहाँ बोला है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल सबसे पहले है, उसके बाद हम यूनिट के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेंगे और फिर हम जाएंगे नेगोशिएट करेंगे और एग्री होगा, और वैसी बात है यूनिट देखेगा कि भाई सही है या गलत है, और उसके बाद हम जाएंगे क्रिएट करेंगे एक्शन प्लान कोड और फिर रिव्यू करेंगे परफॉर्मेंस को, यानी कि 2 1 3 5 4 आंसर ये हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर, मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन, देखो एक स्टेटमेंट दिया गया है उसके बारे में पूछा गया है, मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन, organs can be described and defined only through their functions, this definition was given by, ये definition भी तरफ ड्रकर ने ही किया है। उन्होंने क्या बोला, प्रबंध एक अंग है, अंगों को उनके कार्यों के माध्यम से ही वर्णित और परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा जो है तरफ ड्रकर ने दिया। बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंपाउंड,
to coordinate and to control. This definition is given by. अब देखो यार, इस तरीके का बहुत सारा चीज पूछा गया है, इसलिए मैं ऐसे दे रहा हूं। ये कहा है हेनरी फेयोल ने। क्या कहा है? देखो, प्रबंधन का अर्थ है पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, व्यवस्थित करना, संयोजन करना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। यह परिभाषा हेनरी फेयोल ने दी, दिया है हेनरी फेयोल ने। चलिए, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, अरे यार ये तो पता है हमको। कहाँ गए चाचा? हेनरी फेयोल। ठीक है, चलो उसके बाद कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज नो इन्फ्लुएंस दी। तो यार कंट्रोल सिस्टम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल सिस्टम जो है ना, वो इंटरनल एनवायरनमेंट पे तो कंट्रोल कर सकता है जो तुम्हारे हाथ में, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे तुम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है ये बात समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, अभी मान लो कि झारखंड में ना कोई फैक्ट्री लगानी हो, तो किसका परमिशन लेना पड़ेगा? वैसी बात है झारखंड गवर्नमेंट का। जी, झारखंड गवर्नमेंट अगर बोल देगी कि नहीं तुमको हम अब परमिशन नहीं देंगे, तो उसको दिक्कत हो गया ना। अब मान लो यहाँ पे उसको जमीन चाहिए प्लेन, लेकिन ये पठारी जिला का है, तो पठारी जमीन होगा, ठीक है, और वो वाला इस वजह से चला जाएगा। तो क्या कोई ऐसा फैक्टर हुआ जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी वजह से कैंसिल किया? नहीं, ये किसकी वजह से कैंसिल किया? बाहर की वजह से। इसीलिए बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो इफेक्ट करता है। तो वो वही पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस नहीं है किस पर? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर। एक्सटर्नल पे तो वो खुद कर ही सकता है। आंसर इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कह रहा है 24 नंबर, द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड स्केलर चेन। क्या बोलते हैं? स्केलर चेन बोलते हैं। ऊपर से नीचे तक की सारी श्रृंखला को आदिश श्रृंखला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, a study relating to the fixing of the working hours with the rest period to recoup the energy while performing in a job is called। देखो यार, जब भी कोई वर्कर्स काम करते हैं ना, तो वो थक जाते हैं बहुत काम करते करते, और उसके लिए वो 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं ताकि वो फिर से एनर्जी को री एनर्जाइज हो पाए, दोबारा से चार्ज हो पाए। वैसी स्टडी को फटीग स्टडी कहा जाता है, थकान अध्ययन कहा जाता है, जिसके बारे में बात करी है FW टेलर ने। बात करी है टेलर ने। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एन आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल contributing their efforts toward the attainment of goal is called, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से पढ़ो, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों में योगदान देने वाले लोगों के एक पहचाने गए समूह को कहा जाता है। भाई सब काम टारगेट के ऑब्जेक्टिव अपना रखें, सारे लोग एक साथ इकट्ठे हैं, तो वो उसको ऑर्गेनाइजेशन ही कहेंगे ना। फॉर्मल इनफॉर्मल अपनी बात है, लेकिन सारे लोग एक साथ मिले हैं किसी टारगेट के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, according to the tailor there can be many hindrances in good performance, ठीक है, which may lead to fatigue। क्या क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से फटीग आ सकता है? फटीग मतलब थकान आ सकता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कॉजेज ऑफ फटीग ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अगर लंबे समय तक आप काम करते रहेंगे तो आपको थकान आएगी। डूइंग अनसुटेबल वर्क, अगर कोई काम जो आपको जच नहीं रहा है फिर भी कर रहे हैं तो भी थकान आएगी। नॉन कॉर्डियल रिलेशन विद द बॉस, अगर ऐसा है क्या? ऐसा है? ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर बॉस के साथ भी थोड़ा रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा ना, तो माइंड ठीक नहीं रहेगा और थकान आएगी। तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ फेयोल इज हाइलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। यार अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये होता है कि हम काम को बांट देंगे तो उससे लोगों में स्पेशलाइजेशन आएगा, विशेषता आएगी, और वो किसी एक स्पेशल चीज के लिए विशेषज्ञ होंगे, है ना। तो वो विशेषज्ञता के लिए डिवीजन ऑफ वर्क कहा गया है फेयोल के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, the workers and the management both honor their commitments without any prejudice towards one another, which principle is being discussed this line। तो भैया इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहेगा तो वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों साथ में काम करेंगे, कमिटमेंट के साथ में। क्वेश्चन नंबर 30 आइएगा, कह रहा है the interest of an organization should take priority over the interest of any individual employee, which principle is Fayol highlighted of this statement। भाई साहब एक बात बताओ, कह रहा था इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के हितों को किसी एक व्यक्तिगत कर्मचारी के हितों के ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस कथन में फेयोल ने सिद्धांत में क्या कहा है? बोलो। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट, मतलब खुद का जो इंटरेस्ट है, आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है, उसी को जनरल
बनाना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पर्सनल इंटरेस्ट अपना बनाना ही ये कहलाता है। ठीक है, व्यक्तिगत हित को सामान्य हित के अधीन। चलिए, बात समझ में आ रही है क्या बोलते हैं इसको? हाँ, कि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है, अब उसको नहीं पा रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा उसको अपने पर्सनल इंक्लूड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है टेलर कोल्ड द कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ टेलर इज दिस स्टेटमेंट। भाई साहब बात बताओ, ये टेलर ने जो है वो क्या बोला है कि टेलर ने प्रबंधन और श्रमिकों दोनों की ओर से संपूर्ण मानसिक क्रांति का आह्वान किया। इस कथन में टेलर ने किस सिद्धांत का उल्लेख किया है? ये बात कर रहा होगा साइंस ऑफ ये का, है ना, टेलर कॉल्ड कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट। अच्छा, हाँ, सॉरी, ये बात कर रहा है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का, मतलब इन्होंने कहा ही है, टेलर का कहना था कि जो है 8 तरीके के सुपरवाइजर होंगे जो एक इंसान को आप क्या करेंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने कॉपरेशन की बात की है, किसी एक इंडिविजुअलम की नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअलिज्म आने से क्या होगा, लोग काम नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम आउटपुट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए कॉपरेशन मिलेगा तो आउटपुट ज्यादा होगा। ये बात किसने कही है? टेलर ने कही। तो आंसर होगा सी। के बाद आइए कहते देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, आइए, कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, और इसका आंसर दीजिए। असर्शन कह रहा है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड सो दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट कैन वर्क इन हैंड। बिल्कुल बात सही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन जो होगा जरूरी है ताकि वो प्रोडक्शन जो है और सेल्स वो दोनों साथ में मिलकर काम कर सके। तो रीजन क्या बोला? कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। 100% अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो आपको यूनिटी दिखे। तो ये दोनों सही है और दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, ठीक है, क्योंकि यही कह रहा ना कि देखो, पढ़ो हिंदी में, किसी भी संगठन में समन्वय की आवश्यकता होती है ताकि उत्पादन और बिक्री विभाग मिलकर काम कर सके, क्योंकि समन्वय कार्रवाई की एकता सुनिश्चित करता है। तो क्योंकि जोड़ दोगे, एक जैसा लगेगा देखने में, दोनों सही है, बोथ एंड ए आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट ऑफ आर। ये लीजिए, कितना क्वेश्चन आज मैंने डाल दिया यार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा दीपक फॉर्म आर इंटरेस्ट, चलो इसको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। दीपक कंपनियां ऑटोमोबाइल और अन्य वाहनों घटकों को असेंबल करने में रुचि रखता है। दीपक की कंपनी है और वो ऑटोमोबाइल और अन्य वाहन को जो है असेंबल करता है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु का अपना कार्यक्षेत्र होता है और प्रत्येक विभाग अपना प्रभार, रणनीतियां, निष्पादन संसाधन हैं जो बड़ी संख्या में कर्मचारियों के लक्षित प्रयासों को शामिल करते हैं। यहाँ दीपक फर्मों के द्वारा उपयोग किए निदेशक के नियम को पहचाने। भाई साहब इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ डायरेक्शन। जो पर्पस है ना, ऑर्गेनाइजेशन का गोल को सब अपना गोल बना के काम करना, वन हेड वन प्लान, इसको बोला जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, और अगर आपको मजा आएगा तो इसको शेयर करिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में टैक्स का नया, कल आएगा टैक्स के वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।